गुड इवनिंग एवरीवन। माई सेल्फ डॉक्टर प्रीति मिश्रा। आज हम बात करेंगे अस्थमा। अस्थमा यानी कि दमा। दमा एक ऐसी बीमारी है जो बच्चे, जवान, बूढ़े या किसी को भी ये बीमारी हो सकती है। ठीक है, यह एक ऐसी बीमारी है जिसमें क्या होता है, हमारी जो सांस की नली होती है उसमें सूजन आ जाती है, सांस की नलियां हमारी नारो हो जाती हैं। ठीक है, क्या क्या फैक्टर्स हैं जिसके कारण हमारी सांस की जो नलियां हैं जिसमें सूजन आती है, जिसको हम बोलते हैं इन्फ्लामेशंस, उसमें ऐसी क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से वो नैरो होती है या इन्फ्लामेशन होता है उसमें। ठीक है, ऐसे जो अस्थमा के पेशेंट हैं या अस्थमा के रोगी हैं, अगर उनको किसी चीज़ से एलर्जी है या उनके लिए कोई ऐसी चीज़ जो उनके लिए ट्रिगिंग फैक्टर की तरह काम करती है, अगर वो उनके एक्सपोजर में आएंगे तो उनको अस्थमा का अटैक आएगा। ठीक है, एक्चुअली अस्थमा में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपको किसी भी एलर्जन से दिक्कत है, जैसे ही आप उसके कांटेक्ट में जाएंगे वह हमारी सांस की नलियों में जाएगी, वहाँ पे जाके सांस की नली को इरिटेट करेगी, स्पाज्म करेगी, जिसके वजह से वह नैरो होगी। पेशेंट को खांसी आएगी, बलगम बनना शुरू होगा, और जब बलगम का अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो वो हमारी जो सांस की नली है उसको क्या कर देगी, नैरो कर देगी या फिर ब्लॉक कर देगी, जिसकी वजह से पेशेंट को सांस लेने में क्या होती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। पेशेंट आपके पास कंप्लेंट लेकर आएगा, मुझे सांस लेने में दिक्कत होती है, मैं बलगम नहीं निकाल पाता हूँ, सीटी की आवाज़ आती है, ऐसी कंप्लेंट लेकर पेशेंट्स आपके पास आते हैं। अस्थमा एक बहुत ही कॉमन बीमारी है जो आजकल हर सेकेंड या थर्ड पर्सन्स में देखने को मिलती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे ऐसे कौन से एलर्जेंस हैं, ऐसे या कौन से ट्रिगिंग फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आपको अस्थमा हो रहा है। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे पेशेंट्स को डस्ट से बहुत ज़्यादा एलर्जी होती है, पॉलन्स का इनहलेशन कर लिया या ऐसे केमिकल्स या फ्यूम से एक्सपोजर हो गया, ऐसे बहुत सारे ऑक्यूपेशनल डिजीजेस हैं, ऐसे बहुत सारी बिजनेस है जहाँ पे केमिकल्स का यूज़ होता है ना, एस्बेस्टॉस का यूज़ होता है। लंबे समय तक अगर आप एस्बेस्टॉस के एक्सपोजर में रहोगे तो वो आने वाले समय में आपको कार्सिनोमा भी कॉज करता है। ठीक है, ऐसे किसी को बहुत ज़्यादा कोल्ड से प्रॉब्लम होती है, ठंडा खा लिया या ठंडा पी लिया या ठंडी हवाओं में चले गए, है ना, ऐसे भी पेशेंट को अस्थमा का अटैक आ सकता है। और ऐसे बहुत सारे डिजीज कंडीशन है जिसमें आपको अस्थमा का अटैक देखने को मिल सकता है, जैसे राइनाइटिस के केस में, है ना, डर्मेटाइटिस के केस में, ओवरवेट है आपका, या फैमिली हिस्ट्री भी बहुत मैटर करती है। अगर फैमिली हिस्ट्री में अगर आपके किसी ताऊ चाचा मम्मी दादा, अगर आपके ब्लड रिलेशंस में किसी को अगर अस्थमा की प्रॉब्लम है तो हो सकता है वो आप में भी देखने को मिल सकती है। अगर पेशेंट आपके पास कंप्लेंट लेकर आ रहा है कि मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो मुझे खांसी आती है ना, साए साए की आवाज़ आती है, सीटी की आवाज़ आती है, तो इसकी डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए हम पीएफटी टेस्ट कराते हैं। पीएफटी यानी कि पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। इस टेस्ट के द्वारा हम पेशेंट का जो अस्थमा है उसके डायग्नोसिस को कंफर्म करते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, अगर किसी पेशेंट को एक्यूट अस्थमा का अटैक आता है तो उस केस में हमें क्या करना है, घबराना नहीं है। जितना ज़्यादा आप घबराएंगे अस्थमा के अटैक की सीवियरिटी उतनी ही ज़्यादा बढ़ती है, इसलिए डोंट बी पैनिक। दूसरा क्या करना है, अगर आप जहाँ भी बैठे हैं, घर में हैं, अगर आपके आसपास कोई भी नहीं है तो आप क्या करिए, जहाँ भी हैं वहाँ पे दीवार का सहारा लेके धीरे 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 सांस लेने की कोशिश करें। ज़्यादा से ज़्यादा गर्म पानी पिएं, क्योंकि जितना ज़्यादा आप गर्म पानी पिएंगे आपका जो बलगम जो जमा हुआ है वो उतना ज़्यादा लूज होगा और वो उतना ज़्यादा निकलेगा। बलगम निकलेगा तो आपको सांस लेने में उतनी दिक्कत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि बलगम क्या करता है, हमारे जो सांस की नलियां हैं उनको ब्लॉक कर देता है। ठीक है, दूसरा क्या कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा वाटर आपको पीना है, फ्रीक्वेंट स्मॉल मील्स लेनी है, छोटे छोटे टाइम पे खाना खाना है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। स्ट्रेस एक बहुत ही बड़ा ट्रिगिंग फैक्टर होता है